सो हेलो एवरीवन, टुडे विल बी टेकिंग अप द टॉपिक कॉल्ड एज क्लबिंग। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। क्लबिंग इज सेलेक्टिव बल्बस एनलार्जमेंट ऑफ डिस्टल सेगमेंट ऑफ डिजिट्स। ओके, डिस्टल सेगमेंट ऑफ डिजिट्स का सेलेक्टिव बल्बस एनलार्जमेंट, दैट इज कॉल्ड एज क्लबिंग। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिपोक्रेट्स फिंगर। तो अभी आपको धीरे धीरे चीज़ समझ में आएगी। नाउ हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि जो डिस्टल पार्ट है फिंगर का, उसका एनलार्जमेंट ही क्लबिंग है। तो क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए कई सारी थियोरीज दी गई हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थियोरी है क्रॉनिक हाइपोक्सिया की थियोरी। ये कहती है कि कोई भी वो कंडीशन जब बॉडी में हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी लंबे समय तक बनी रहे, उस केस में क्लबिंग होती है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स टिप ऑफ फिंगर्स पे पहुंचते हैं और ज़्यादा ग्रोथ होती है कनेक्टिव टिश्यू की। पहली थियोरी के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट थियोरी है प्लेटलेट रिलीज। ये बोलता है कि अगर बॉडी में कोई भी एम्बोलाई है, जैसे मान लो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन है, तो वो एम्बोलाई टिप ऑफ नेल बेड पे पहुंचेगा और वहाँ पे आने के बाद एम्बोलाई इज वॉट, दे आर नथिंग बट दे आर क्लस्टर ऑफ प्लेटलेट्स, राइट। वो वहाँ पे पहुँचने के बाद प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर और वस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करेगा, जिसके कारण अगेन देयर वुड बी प्रोलिफरेशन ऑफ द नेल बेड। द नेक्स्ट थियोरी इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। बॉडी में कोई भी कंडीशन जिसमें बहुत लंबे समय से इन्फ्लेमेशन चल रहा हो, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाल डिसीज, ईयर्स एंड ईयर्स, उस कंडीशन में भी क्लबिंग देखने को मिलती है। ठीक है, Crohn's disease and ulcerative colitis. Neurogenic vagal stimulation is another theory. It says that जितना ज़्यादा वेगल स्टिमुलेशन होगा उतना ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, उतनी ज़्यादा वस्कुलैरिटी आएगी और उतना ज़्यादा ब्लड आएगा। जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतना ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स उस ब्लड के थ्रू आएंगे। सो दीज आर द थियोरीज बिहाइंड क्लबिंग। ना हाउ डू यू एग्जामिन द क्लबिंग? तो क्लबिंग को एग्जामिन करने के लिए सबसे पहली जो टेस्ट होता है, दैट इज़ द फ्लक्चुएशन टेस्ट दैट यू कैन डू। इस पर्टिकुलर टेस्ट में हम अपने थंब को यूज़ करते हैं पल्प ऑफ फिंगर पे रख करके। ठीक है, वी प्लेस आवर थम्स एट द पल्प ऑफ फिंगर, देन वी यूज़ आवर मिडिल फिंगर एंड वी स्टेबलाइज द जॉइंट, राइट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, और एक हम लोग एकदम नेल बेड पे रखते हैं। ठीक है, सो आई विल शो यू अ वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन हाउ डू वी चेक फॉर क्लबिंग। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले यू कैन चेक इट ओवर हेयर हाउ दिस पर्सन इज स्टेबलाइजिंग द फिंगर विद द थम्स, एंड यू कैन सी उन्होंने प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में अपनी मिडिल फिंगर रखी है और इंडेक्स फिंगर से ये एक साइड प्रेस करके दूसरी साइड कंसिस्टेंसी को फील करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। दैट इज़ हाउ यू चेक फॉर क्लबिंग. The next thing that way via which you can check for clubbing is the Shamroth sign. Normally जब आप पेशेंट को अपनी फिंगर्स को इस तरीके से रखने को बोलते हो तो आपको एक डायमंड शेप मिलता है, पर क्लबिंग के केस में आपको ये नहीं देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज phalangeal डेप्थ रेशियो. ये एक दूसरा तरीका है. नॉर्मली DPD is distal phalangeal depth and IPD is interphalangeal depth. नॉर्मली जो आपका DPD है वो कम होता है IPD से, पर क्लबिंग के केस में जो डिस्टल फेलेंजियल डेप्थ है वो जो है वो बढ़ जाती है. डिस्टल फेलेंजियल डेप्थ इज मोर देन इंटरफेलेंजियल डेप्थ. नेक्स्ट थियोरी और नेक्स्ट वे टू चेक फॉर क्लबिंग इज द लॉवी बॉन्ड एंगल. नॉर्मली जो लॉवी बॉन्ड एंगल होता है दैट इज लेस देन 180 डिग्री, राइट, बट क्लबिंग के केस में ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है. ये आपको समझना है. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज दिस एंगल? व्हेन अ नेल इज व्यूड फ्रॉम द साइड, द स्किन फोल्ड ऑफ द नेल एंड द बेस ऑफ द नेल, मतलब नेल के बेस और स्किन फोल्ड जो इसके पास में है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री से कम का होता है. यहाँ पे वो एंगल बढ़ जाता है. नेक्स्ट टॉपिक वी नीड टू टेक इज द ग्रेड्स ऑफ क्लबिंग. क्लबिंग की ग्रेड्स आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं. तो ये 4 ग्रेड्स होती हैं, राइट. द फर्स्ट ग्रेड इज विच इज सेइंग दैट फ्लक्चुएशन का बढ़ना, जो अभी मैंने बताया कि जब आप एक साइड से प्रेस करोगे और दूसरी साइड कंसिस्टेंसी को फील करोगे तो आपको एक सॉफ्ट नेल बेड मिलेगा जो नॉर्मली नहीं मिलता है. दूसरा है आपका ऑब्लिटरेशन ऑफ द लॉवी बॉन्ड एंगल. वही जो मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मली ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री से कम का होता है, यहाँ पे वो ऑब्लिटरेट हो जाता है. जिस साइन की हमने बात की, शैमरॉथ साइन, विच यू कैन सी ओवर हेयर, ये जो शैमरॉथ साइन है ये भी ग्रेड 2 ऑफ क्लबिंग में मिलता है. इसको आप ऐसे याद रखो, S फॉर सेकेंड, S फॉर शैमरॉथ, राइट. तो ये ग्रेड 2 में मिलता है. ग्रेड 3 जो होती है क्लबिंग की, दैट इज पैरट बीक या ड्रमस्टिक अपीयरेंस, जो आपको ये दिख रही है, राइट, ड्रमस्टिक अपीयरेंस कैरेक्टरिस्टिक. एंड ग्रेड 4 इज हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा टर्मिनल फैलिंग्स है वो एनलार्ज हो जाता है और ये एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन होती है. सो दीज आर द 4 ग्रेड्स ऑफ क्लबिंग. नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लबिंग. देखिए, हम इसको सिस्टम वाइज देख लेते हैं. सबसे पहले तो अगर मैं रेस्पिरेटरी कॉजेज की बात करूँ, सो इसमें लंग कैंसर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, राइट. यू कुड हैव ब्रोंकिक्टेसिस. ब्रोंकिक्टेसिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉज.
ठीक है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज दैट यू आर हैविंग फॉर क्लबिंग इज द मीजोथीलियोमा. ये भी एक ट्यूमर है, राइट. तो ये आपको याद रखना है. इंटरस्टिशियल लंग डिसीज भी एक कॉज होता है, रेस्पिरेटरी कॉज, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ओके, लंग कैंसर. फिर कार्डियोवास्कुलर कॉजेज में हमारे पास सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, साइनोटिक हार्ट डिसीजेस, राइट, ये आता है. एंड आइसन-मैंगर सिंड्रोम भी आता है, एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज विद आइसन-मैंगर सिंड्रोम. ठीक है जी. GIT causes में इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा इज इंपॉर्टेंट कॉज, and primary biliary cirrhosis is another important cause. Nervous system में hemiplegia is one important cause of clubbing, right. And medial nerve palsy, कुछ लोग बोलते हैं medial nerve palsy, right. And you can remember it by trick also, and that is clubbing itself. So that's all for today. Thank you.